नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। योगी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट मीटिंग है। यहां विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा जारी है। 12 से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। निकायों में भर्ती नीति की भी मंजूरी आज इस कैबिनेट मीटिंग में मिल सकती है। तो विकास से जुड़े हुए और कई एजेंडे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। 12 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर कहा जा रहा है कि आज इसको मंजूर किया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग चल रही है। मीटिंग विकास के मुद्दे पर आपको बता दें कि आज हो रही है। कैबिनेट मीटिंग में कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिनको आज मंजूर किया जा सकता है। तकरीबन 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको आज मंजूर किया जा सकता है, ये जानकारी है। निकायों में भर्ती नीति को भी मंजूर किया जा सकता है, ये भी जानकारी है। तो अब कैबिनेट मीटिंग के बाद ये स्पष्ट होगा कि आज क्या कुछ रहा इस कैबिनेट मीटिंग में, किन किन एजेंडों पर मोहर लगी। ये मीटिंग अभी चल रही है तो बेहद महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मीटिंग है, आप अपने आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम ये बैठक क्योंकि अभी जारी है। और तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 ऐसे एजेंडे हैं, 12 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज कैबिनेट मंजूर कर सकता है। 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें निकायों में भर्ती नीति को भी मंजूर किया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये लखनऊ से खबर है, योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग। ये मीटिंग अभी फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है और विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं जिस पर ये चर्चा इस कैबिनेट मीटिंग में लगातार जारी है। तो 12 से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिनको मंजूर आज इस कैबिनेट मीटिंग में किया जा सकता है, जिसमें निकायों में भर्ती की नीति है इसको मंजूर किया जा सकता है। और भी कई विषय हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। तो इस तरह के कुल 12 प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट के अंदर इनको मंजूर किया जा सकता है, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो कैबिनेट मीटिंग अभी भी चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मीटिंग जारी है। 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूर किया जा सकता है, इसकी जानकारी। निकायों में भर्ती नीति को मंजूरी मिल सकती है, ये भी जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग फिलहाल जारी है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है, जहां पर विकास से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं जिस पर यह चर्चा फिलहाल चल रही है। 12 से ज्यादा प्रस्ताव है जिनको मंजूर किया जा सकता है, ये भी जानकारी। और निकायों में भर्ती की नीति को भी मंजूरी मिल सकती है, ये भी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बहुत की बड़ी और अहम जानकारी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, ये वक्त की बड़ी खबर। और मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, जहां पर विकास से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं जिस पर यह चर्चा फिलहाल जारी है। यहाँ 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूर भी किया जा सकता है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। नरेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है या समाप्त हो गई है, क्या जानकारी फिलहाल? चलिए, नरेंद्र तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ये कैबिनेट मीटिंग फिलहाल जो जानकारी अभी तक है, ये मीटिंग अभी जारी है और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूर किया जा सकता है फौरी तौर पर। अभी ये जानकारी 12 एजेंडे हैं जिस पर चर्चा ये बताया जा रहा है कि आज इस कैबिनेट मीटिंग में हो रही है और इसको मंजूर भी किया जा सकता है, ये भी जानकारी। विकास से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूर किया जा सकता है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नरेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कैबिनेट मीटिंग को लेकर के क्या अपडेट है, क्या मीटिंग चल रही है अभी या क्या जानकारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और इस समय लोक भवन के सभागार में ये मीटिंग हो रही है। अगर प्रस्तावों की बात की जाए तो नगर निकाय की भर्तियों को लेकर आज प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे, उसको मंजूरी मिल सकती है। साथ ही आउटसोर्सिंग को लेकर जो सेवा आयोग बना था उसकी नियमावली तैयार की गई है, वो भी आज कैबिनेट में मंजूर हो सकती है। साथ ही जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कैबिनेट में प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, तो अलग अलग प्रस्तावों की संख्या करीब 12 से 14 तक है। एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है और औद्योगिक विकास के भी कुछ प्रस्ताव आज कैबिनेट में
चर्चा के लिए रखे गए हैं उस पर भी कैबिनेट में चर्चा हो रही है और अब से थोड़ी देर में इसकी ब्रीफिंग भी की जाएगी किन मुद्दों पर कैबिनेट में सहमति मिली है और कौन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। तो इस तरीके से औद्योगिक विकास, नगर विकास और बिजली विभाग और साथ ही समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग के तमाम प्रस्ताव जो तैयार किए थे आज कैबिनेट में उन पर चर्चा इस समय चल रही है। 1 घंटे से ज़्यादा चर्चा चल चुकी है और अभी भी मंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोग लोक भवन के सभागार में मौजूद हैं और कैबिनेट जारी है। जी बिल्कुल। तो नरेंद्र, क्या विकास से ही जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं जिस पर यह चर्चा है या कुछ और भी विषय आज कैबिनेट में लाए जा सकते हैं, क्या जानकारी है? देखिए, कैबिनेट में उन सारे प्रस्तावों को पास किया जाता है जिसको लेकर विभाग कोई नया प्रपोजल तैयार करती है या कोई नीतिगत बदलाव करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। जिस तरीके से अगर आउटसोर्सिंग के सेवा आयोग की बात की जाए तो इसके लिए पहले से कहा गया था कि इसकी नियमावलियाँ तैयार की जाए, इसमें कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। अब उसकी कैबिनेट में रखा जाएगा उन सारे प्रस्तावों को जो नियमावलियाँ तय की गई हैं, उसके गाइडलाइन तय किए गए हैं और इसमें कहा गया है कि 1 से 5 तारीख तक जो आउटसोर्सिंग से काम करेंगे उनको पेमेंट देना होगा। साथ ही 20,000 और 25,000 और 40,000 की 22,000 की जो कैटेगरी थी उसको तय किया गया है। साथ ही उनके बीमा और पीएफ की भी बात की गई है। 3 सारी नियमावलियाँ तैयार की गई हैं, उसको कैबिनेट मंत्री रखेंगे तो उस पर कैबिनेट में चर्चा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में रहेंगे। साथ ही नगर विकास में भर्तियां जो होनी हैं उसको लेकर भी जो नियमावली तैयार की गई है, गाइडलाइन तैयार की गई है, उसके हिसाब से चर्चा की जाएगी। साथ ही जो छात्रों की छात्रवृत्ति होती थी उसमें देरी होती थी, उसको लेकर भी अब इसे तय किया गया है कि फरवरी में ही दे दिया जाएगा। जिन छात्रों का एडमिशन होगा शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले उनको जो है छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ऐसे में उन छात्रों को सुविधा मिलेगी जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनके पास पैसा नहीं। तो इन सारे सुधारों को लेकर कैबिनेट में आज प्रस्ताव पास हो सकता है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक जारी है और मीटिंग चल रही है। जी चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी ये मीटिंग फिलहाल जारी है और अब देखना यह है कि आज इस मीटिंग के अंदर किन किन प्रस्तावों को मंजूर किया जाता है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग के बाद एक ब्रीफिंग भी होगी और प्रेस ब्रीफिंग में जो जानकारी है वो साझा की जाएगी कि आखिर इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर कौन कौन से एजेंडे रखे गए और किस पर मंजूरी कैबिनेट की ओर से लगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग कैबिनेट की अभी भी फिलहाल चल रही है। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और मीटिंग में कई एजेंडे हैं जिस पर बिंदुवार चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कैबिनेट मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। अब से थोड़ी देर के बाद ये कहा जा रहा है कि मीटिंग जब समाप्त होगी तो उसके बाद प्रेस वार्ता के जरिए भी ये बताया जाएगा कि आखिर इसके अंदर जो एजेंडे रखे गए वो क्या थे, किन प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूर किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं लखनऊ से, जहाँ पर आज योगी कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। विकास से जुड़े हुए कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर चर्चा इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर जारी है। तकरीबन 12 प्रस्ताव ऐसे जिनको मंजूर किया जा सकता है, ये भी जानकारी दी जा रही है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है और हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। निगरानी याचिका स्वीकार करने को चुनौती दी गई थी। वाराणसी में निगरानी याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। राहुल ने सिख समुदाय को लेकर के बयान दिया था। बयान को भड़काऊ बताते हुए वाद दाखिल किया गया था। निचली कोर्ट के फैसले को रद्द करने की जो मांग है उसको हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल खारिज किया है। ये बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका आपको बता दें कि लगाई गई थी। निगरानी याचिका स्वीकार करने को चुनौती दी गई थी और वाराणसी में निगरानी याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी, आज हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई और एक बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आज, क्योंकि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका थी और निगरानी याचिका स्वीकार करने को चुनौती दी गई थी। तो वाराणसी में निगरानी याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी, आज हाईकोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। तो बड़ी खबर है, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से और राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है।
और वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। निगरानी याचिका स्वीकार करने को चुनौती दी गई थी। ये याचिका आज हाईकोर्ट ने खारिज की है। वाराणसी में ही अब निगरानी याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ये कहा है कि बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित, आज राहुल गांधी को कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आज राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए वहां पर सुनवाई शुरू कर दी थी, जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पे उन्होंने रुख किया था राहुल गांधी ने, जिससे निगरानी याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस समीर कुमार जैन ने जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। तो एक राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश दौरे में के दौरान सिख समुदाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद नागेश्वर मिश्रा है सारनाथ के रहने वाले, उन्होंने इन्होंने याचिका दाखिल की थी कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसको स्वीकार करते हुए वहां पे निगरानी याचिका स्वीकार हो गई थी। इसी के फैसले के खिलाफ जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल गांधी को रुख किए थे, यहाँ पे आज उनको झटका लगा है और राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी आगे क्या करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या वहां पे ट्रायल में वहां पे सहयोग करते हैं। तो अब देखना होगा आगे राहुल गांधी क्या करते हैं इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि एक बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बिल्कुल। है। तो अमित, अभी ऐसे में लीगल ऑप्शन क्या बचता है? क्योंकि हाईकोर्ट तक गए राहुल गांधी और उनको उम्मीद ये रही होगी कि हाईकोर्ट से शायद राहत मिल जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने तो राहत देने से इनकार कर दिया। अब कानूनी पक्ष इसका क्या कहता है, या वकीलों का क्या कुछ कहना है? कोई बातचीत अगर आपकी हुई हो? बिल्कुल, देखिए, जैसे स्टार्टिंग में ये केस जब शुरुआत हुई तो मजिस्ट्रेट के सामने ये दाखिल हुआ था। मजिस्ट्रेट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। फिर एमपी एमएलए कोर्ट में नागेश्वर मिश्रा ने याचिका दाखिल की, जिसको स्वीकार करते हुए निगरानी याचिका उन्होंने स्वीकार कर ली थी। और उसी फैसले के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या स्पेशल अपील फिर से दोबारा दाखिल कर सकते हैं, या तो स्पेशल अपील में जाए या तो फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। यही इनके पास अब 2 ऑप्शन बचता है, क्योंकि अब निगरानी याचिका, क्योंकि नहीं तो बनारस में जो एमपी एमएलए जज है वो सुनवाई शुरू कर देंगे और आगे उस पर उनको वहां पे हाजिर भी होना पड़ेगा। तमाम तरीके की चीजें जो होंगी, जो कोर्ट की प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा वहां पे, क्योंकि आज इस फैसले से तो स्पष्ट हो गया है कि वहां पे ये जो सुनवाई है वो निरंतर जारी रहेगी। तो अब देखना होगा आगे अब राहुल गांधी का रुख क्या रहता है, या तो स्पेशल अपील दाखिल करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इस फैसले के खिलाफ। तब देखना होगा आगे राहुल गांधी को क्या वो फैसला देते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर कुमार जैन ने उनको एक बड़ा झटका दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हमें यहाँ पे राहत मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे उनको राहत नहीं मिली, क्योंकि जिस तरह से एविडेंस है उसमें, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से भड़काऊ बयान दिया था वहां पे, जिसके बाद चलिए अमित, अब देखना यह है कि अब आगे राहुल गांधी इसमें और क्या कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बरेली में नारेबाजी के बीच में आज लाठीचार्ज हुआ है और आई लव मोहम्मद के नारे के बाद ये लाठीचार्ज हुआ। नमाज के बाद नमाजियों ने प्रदर्शन किया, जहां पर फ्लेक्स और बैनर लेकर के नमाजी पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन उसके बाद में लाठीचार्ज करना पड़ा। यहां पर नारेबाजी हुई, नमाजियों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई। मोहम्मद के नारे के बीच में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, लेकिन स्थिति जब नियंत्रित नहीं हुई तो लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आज ये जुमे की नमाज के बाद किस तरह की स्थितियां यहां पर देखने को मिली। फ्लेक्स और बैनर लेकर के यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उसके बाद जब स्थिति अनियंत्रित हुई तो पुलिस ने फिर यहां पर लाठियां भी बांधी हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बरेली में नारेबाजी के बीच में आज लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। प्रशासन हालांकि पहले से ही यहां पर मुस्तैद था, समझाइश प्रशासन ने लगातार की, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई दिखी तो उसके बाद आप देखिए कैसे लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ पर फ्लेक्स और बैनर लेकर के नमाजी पहुंचे थे, जहां पर ये लाठीचार्ज आज पुलिस प्रशासन को करना पड़ा। आलोक जुड़ रहे हैं मेरे साथ जानकारी के साथ। आलोक, आज जुमे की नमाज के बाद बरेली में बवाल देखने को मिला, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, अपडेट करें।
जी, जितना कि बवाल बरेली में हुआ है, बरेली में कई जगह पर लाठीचार्ज हुआ क्योंकि कई जगह मस्जिदें थी, उसमें लगातार लोग नमाज पढ़ने आ रहे थे। उस नमाज के बाद पुलिस ने उनको समझाना चाहा और उनसे कहा कि वापस जाओ, लेकिन वो लोग उग्र हो गए। अपनी जेब में सुनियोजित तरीके से लाए हुए आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर थे वो निकाल कर लहराने, नारेबाजी करने लगे, पुलिस से भिड़ने लगे। पुलिस को लगातार धक्का दे रहे थे, जिसमें पुलिस ने उनके ऊपर हल्का सा बल प्रयोग किया, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। सबसे बड़ी बात जब हुई, जब जो मेन जगह है कोतवाली है, वहां पर जो नौमेला मस्जिद है उसके बाहर जो लोग इकट्ठे थे, उन्होंने जब पुलिस ने उनको खदेड़ना चाहा तो उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, जिससे कई लोग घायल भी हुए हैं। और इसमें पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और उन लोगों को तितर करने के लिए आंसू गैस के बिल्कुल, लेकिन आलोक, क्या अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और एहतियातन पुलिस प्रशासन क्या अलर्टनेस बरत रहा है? और दूसरा ये कि जो उपद्रवी थे उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी, कई लोगों को तो पुलिस ने, अभी मैंने जब लाइव दिखाया था, कई लोगों को पुलिस ने तो पकड़ कर कोतवाली लाए हैं। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है और जो नगर निगम स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं और अन्य लोगों के पास की जो मोबाइल से लोगों ने वीडियो बनाई है, उसके आधार पर पुलिस लगातार अभी से ही उन लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। कई टीमें बनाई गई है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब जितने लोग भी उसके आधार पर खोले जाएंगे, पुलिस एसएसपी का कहना है कि ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में ये लोग सोचेंगे भी नहीं कि पुलिस पे हमला कैसे किया जाता है, बरेली का माहौल कैसे शांत हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या से खबर है, आई लव मोहम्मद पर महाभारत तेज हो गई है। अब संतों ने इसका जवाब दिया है और जय श्री राम का उद्घोष किया है। पूरे देश में मजहबी एजेंडा सेट किया जा रहा है। संतों ने इस बात को कहा, एक उन्माद की स्थिति को पैदा किया जा रहा है। जवाब देने के लिए हम हर प्रकार से तैयार हैं, इस बात को भी कहा। देश को हम दारुल हरम नहीं होने देंगे। जय श्री राम की धरती है, ये मां भारती की भूमि है, इस बात को भी संतों ने कहा। तो बड़ी खबर आई लव मोहम्मद को लेकर के संतों ने अब जवाब में जय श्री राम का उद्घोष किया। पूरे देश में एक मजहबी एजेंडा सेट किया जा रहा है, संतों ने आज इस बात को भी कहा है। और एक उन्माद की स्थिति बनाई जा रही है, इस बात को भी कहा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिजनौर से खबर है, जहां पे रेप पीड़िता थाने के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। 10 दिन से थाने के चक्कर लगा रही है। फूफा पर कई सालों से रेप करने का आरोप है, डरा धमका कर रेप करने का आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि परिजन भी उसका साथ नहीं दे रहे। बिजनौर एसपी ऑफिस का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। पीड़िता थानों के चक्कर लगाकर परेशान है, डरा धमका करके फूफा ने रेप किया है। परिवार उसका साथ नहीं दे रहा है, ये आरोप पीड़िता की ओर से लगाए गए हैं और थानों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है ये पीड़िता। बिजनौर से खबर है। तो 10 दिन से थाने के चक्कर लगा रही है और फूफा पर कई सालों से रेप करने का आरोप पीड़िता ने लगाया है। डरा धमका करके रेप करने का आरोप पीड़िता की ओर से लगाया गया और अब पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि परिजन भी उसका साथ इस मामले में नहीं दे रहे हैं। तो बिजनौर से खबर है, रेप पीड़िता थानों के चक्कर लगा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी। 10 दिन से थानों के चक्कर काटने को मजबूर है ये पीड़िता और फूफा पर कई सालों से रेप करने का आरोप पीड़िता ने लगाया है। डरा धमका करके रेप करने का आरोप पीड़िता की ओर से लगाया गया। देव कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। देव, पिछले 10 दिन से ये पीड़िता थानों के चक्कर काट रही है। आरोप यह है कि इसका फूफा इसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, ये आरोप इसने लगाया है। परिजन भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पूरा मामला थाना कोतवाली शहर का, जहाँ पे एक रेप पीड़िता महिला जो कि अपने फूफा पर सगे फूफा पर जो आरोप लगा रही है कि उसका कई सालों से जो है उसका सगा फूफा उसके साथ जो है शोषण कर रहा था, उसके साथ रेप कर रहा था और डरा धमका के रखता था। पीड़ित महिला जो है किसी भी प्रकार से कोई भी चीज जो बताने को तैयार नहीं थी। भाई रेप पीड़िता महिला किसी भी तरीके से जो थाने पहुंची है और 10 दिनों से जो लगातार वो थाने के चक्कर काटती थक जाती है, पर पीड़ित महिला की जो कहीं भी जो थाने स्तर पर जो कहीं भी सुनवाई नहीं होती। आज पीड़ित महिला जो है एसपी ऑफिस पहुंची है और एसपी अभिषेक झा से मिलकर जो अपनी दास्तान सुनाती है। भाई अभिषेक झा, एसपी अभिषेक झा ने जो इस मामले को जो गंभीरता से लेते हुए जो पूरे मामले को जो मुकदमा दर्ज कर उसमें जांच कर आदेश जारी कर दिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और अवैध असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 5 अवैध पिस्टल, 10 मैगजीन इसके पास से बरामद की गई। बिहार से पिस्टल लाकर के तस्कर यहां पर बेचता था। आरोपी पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज। गिरफ्तार करने वाली पुलिस को 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। प्रतापगढ़ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध असलहा तस्कर है जिसको गिरफ्तार करने में प्रतापगढ़ पुलिस को ये सफलता मिली है। 5 अवैध पिस्टल, 10 मैगजीन इसके पास से बरामद की गई है और इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार से ये पिस्टल आकर के तस्कर बेचता था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर संगीन धाराओं में मुकदमे पहले से ही दर्ज है और जिस पुलिस टीम ने इसका खुलासा किया है उसको भी इनाम देने की घोषणा की गई है। तो ये प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी है। अवैध असलहा तस्कर है जिसको गिरफ्तार किया गया है। बिहार से इस अवैध असलहे को लाकर के ये उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगहों पर बेचता था। 5 अवैध पिस्टल और 10 मैगजीन इसके पास से बरामद की गई है। शिवमोहन मेरे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। शिवमोहन, अवैध असलहा तस्कर को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रतापगढ़ में माना जाता था कि असलहे के तस्कर और नशे के तस्कर बिल्कुल संलिप्त है और कल नशाखोरी के खिलाफ प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर ने बड़ी कार्रवाई किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें 501 ग्राम एमडी बरामद की गई थी, जो प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई थी। आज उसी के तहत एक कार्रवाई की गई है, जहां मुंगेर बिहार से पिस्टल लाई जा रही थी, जिसमें 5 पिस्टल और 10 मैगजीन ये बरामद की गई है। पिस्टल में मेड इन यूनाइटेड और मेड इन जर्मन की पिस्टलें हैं, जिसमें उसमें काले रंग की और सफेद रंग की चमकदार पिस्टलें हैं। और तमाम इस तरह से जो पकड़ा गया है अभियुक्त तस्कर, उसका नाम राजा राम है, जो सराय इलाके का रहने वाला है, मानधाता थाना इलाके का सराय गांव का रहने वाला है। उससे पूछताछ की गई है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उससे जो पूछताछ की गई उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें उसने तकरीबन 2 साल से लगातार लोगों को डिमांड पर प्रतापगढ़ में पिस्टल बेची है और ऐसे लोगों के कांटेक्ट और ऐसे लोगों के संपर्क पुलिस खंगाल रही, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर से पिस्टल लाई जा रही थी, लगातार ये बताया जाता है बिहार से मुंगेर से पिस्टल लाई जाती है और प्रतापगढ़ में बड़ी खेप लाई जाती है। चुनाव के दरमियान भी ये बड़ी खेप आती है। देखिए, अब पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। चलिए, तो इसलिए बड़ी सफलता है। शिवमोहन, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।